लगभग लगभग कोर्स हो गया होगा। आप क्या आने लग गए क्या टीचर? कौन आ रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? द्विघात समीकरण। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले तो आपके पास समय रहेगा दिसंबर तक का, ठीक है ना। उसके बाद समय आपका नहीं रहता है। दिसंबर मतलब आपके पास महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, जिसमें दिसंबर को तो हटा दो आप। दिसंबर को इसलिए हटा दो क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्स लगती है, तो वो तो एग्ज़ाम में निकल जाएगा सारा महीना। बचे आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। जनवरी भी आपकी नहीं है, फरवरी भी आपकी नहीं है। आपके महीने हैं सिर्फ पढ़ने के कितने? 3। फिर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम लगेंगी, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना, क्योंकि पेपर भी तो ख़राब होता है। फिर पेपर अच्छा किसका होगा? जो रोज़ पढ़ेगा उसका होगा, वरना ख़राब होगा। ख़राब होगा तो डिप्रेशन में जाएंगे, फिर डिप्रेशन वाले के जनवरी फरवरी भी गायब हो जाएंगे। जैसे अरुण है अपने, वो शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहा है, ये अभी पूछ लो उससे, चाहे शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहा है ना अभी प्रेजेंट में। इसको इतना भी नहीं पता, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, कि पहले पार्ट का पहला प्रश्न क्या है, बोलो, पूछ लो चाहे। पता है क्या? 1.1 किसके बारे में है ये बता, है? HCF एलसीएम। HCF का फुल फॉर्म क्या होती है? देखा? तो ये ऐसे भी हैं नमूने कुछ। अब आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा वो बचा हुआ है ना समय, तो अब मैं बात बता दूँ आपको। अब मैं ला रहा हूँ एक बोर्ड बड़ा, 1 या 2 दिन में, और मैं कोर्स खिंचवाऊँगा। अब समझ गए ना, क्योंकि साइंस का भी कोर्स खिंचवाना है। समझे कि नहीं समझे? तो सोमवार से आपकी साइंस की क्लासें भी शुरू हो रही हैं। छोटा रह गया ना बोर्ड, इस पर एक बार में 2 या 3 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा बोर्ड लाएंगे जिन पे एक बार में 10-15 क्वेश्चन हो जाए। मतलब 8 बाई 6 का बड़ा, जो वहाँ से लगेगा वहाँ तक, तो आराम से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 6, 7, 8 क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे बोर्ड लाएंगे अपनी। वैसे तो लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, 5वीं हो गई, 6वीं हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, 14वीं हो गई, 15वीं हो गई। बचरी कौन सी है? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। 11वीं हट गई, जिसमें 10वीं, 12वीं, 13वीं, 3 ही बच रही है, और तो लगभग हो गई है। तो ज़्यादा कोर्स खिंचवाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अपन साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे अब, और मैथ पे भी फोकस करेंगे। अब मैथ के तो मैं आपको रोज़ के 1 चैप्टर करवाऊँगा और रोज़ के क्वेश्चन दूंगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद रोज़ के चैप्टर का मतलब समझ रहे हो ना, कि 1 चैप्टर को पूरा मैं समझाऊंगा पूरा। उसमें छापने की आवश्यकता तो होगी नहीं, आपको समझाने की आवश्यकता होगी पूरा चैप्टर, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे में हो। जैसे पहला पार्ट है तो आज पहला पार्ट ही करना है, उसमें क्या क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे पहला पार्ट क्या है? HCF एलसीएम निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक उनकी जांच है कि जांच कैसे करते हैं। HCF एलसीएम निकाल लिया, जांच करना है तो जांच कैसे करते हैं वो आना चाहिए, 1.1 हो जाएगी। उसके बाद 1.2 में है कि अनरूट वाली संख्याएं हैं उनको अपरी में सिद्ध कैसे करना है, वो है, जिसमें प्लस माइनस भाग गुणा, ये वाली तो बहुत आसान है। बची एक संख्या वाली, तो एक संख्या वाली ऐसे आती है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, और आती ही है। यहाँ पे कितना आ सकता है? यहाँ पे √3 की जगह √2 आ सकता है। मतलब √1 से लेके √9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, जिसमें जिनका वर्गमूल निकल जाता है ना, उनको तो हटा दो, बाकी जो बच गई हैं वो संख्या यहाँ पे आ सकती हैं। मतलब सिंगल संख्या, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √8 भी आ सकता है। √8 क्या है? अपरिमेय संख्या। 9 नहीं आता। √9 तो क्या है? परिमेय है, क्योंकि √9 का कितना हो जाता है? 3। तो ये 4-5 संख्याएँ आती हैं, जिसमें फ़र्क क्या है? आप जैसे √3 को करोगे वैसे ही आप किसको करोगे? √5 को। वैसे ही किसको करोगे? √2 को। वहाँ पे √3 लिखोगे, वहाँ पे √5 लिख देना। ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। पहला पार्ट हो जाएगा आपका। एक है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि समझते हो ना, HCF को निकालते हैं अलग अलग, LCM को निकालते हैं एक साथ।
तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। दूसरा इसकी जांच कैसे करते हैं ये आना चाहिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं आएगा। फिर द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। बहुपद बनाने के लिए सर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो शून्यकों का योगफल चाहिए, एक शून्यकों का गुणनफल चाहिए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है, उसको उठाना है और फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। ये एल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला आना चाहिए। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए सर आपने दो विधियां बता रखी। एक वो ऐसे गुणन करने वाली, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करो। इससे भी नहीं आता तो सर हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, वो सूत्र लगा देंगे। गलत नहीं, गलत तो होगा लेकिन ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो सूत्र लगा देना, श्रीधराचार्य सूत्र पता है वो लगा देना। अच्छा, वो क्यों नहीं लगाया जाता बहुपद में, क्योंकि बहुपद में बराबर में जीरो नहीं रखा जाता। समीकरण होता है तो बराबर में क्या रख देते हैं, और वो श्रीधराचार्य सूत्र कहाँ काम आता है, द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद में काम में नहीं आता, इसलिए उस सूत्र का उपयोग द्विघात बहुपद में नहीं करते, क्योंकि उसके बराबर में क्या लगाना पड़ता है। इसलिए बेटा अगर आपको वो वाला आ रहा है तो सबसे पहले उसी को प्राथमिकता दोगे, बाद में वो काम करोगे। कौन सा, द्विघात वो श्रीधराचार्य सूत्र वाला। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो फिर बाद में छोड़ना नहीं है, अपने को वो कर देना है। शून्यकों के मध्य सत्यता की जांच दो प्रकार से करते हैं। कौन सी, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। हो गया, दो पार्ट हो गए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सर ऐसा ही आएगा क्या, नहीं, ऐसे भी आ सकता है। दो संख्याओं का योगफल 15 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, समझे। मतलब अंतर वाले और जो गुणा वाले, योगफल वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि अंतर 26 ही आए, आपको अंतर 24 भी दे देगा। आपको ये देखना है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर है तो माइनस करना है, 26 है तो 26 लिखना है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 3 से गुणा करना है। 5 गुनी मतलब 5 से गुणा करना है। 5 अधिक है तो 5 जोड़ना है, 5 कम है तो 5 माइनस करना है, इतना ध्यान रखना है। एक संख्या, एक ट्यूशन आएगा मतलब ऐसा आएगा, अंकों को पलटने वाला। अब आपके अंकों के पलटने वाले 3-4 क्वेश्चन हैं, उदाहरण में है कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनको आप अच्छे से देख लेना। दो अंकों की संख्या इतनी है, उसके अंकों को पलटने पर इतनी हो जाती है, ये इतना गुना है, ये इतनी गुनी है, तो ऐसा है ना। इसमें देखो दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है। अब आपको पता होनी चाहिए दो अंकों की संख्या क्या होती है, क्या होती है बताओ। सर 10 भी होती है, 11 भी होती है, 99 तक होती है। अब कौन सी माने वो मैंने आपको बता रखी है। कैसे निकालते हैं दो अंकों की संख्या, बताओ कितनी होती है, कितनी बताई थी रे, 10x प्लस में y बताई थी ना मैंने, नहीं बताई। कैसे निकालते हैं, सर जो पहला अंक होता है वो इकाई का, दूसरा दहाई का। इकाई का अंक मतलब 1 से गुणा करना है, अंक मतलब दो अंकों की संख्या है x और y, ये x है, ये क्या है, y है। तो सर y तो गुणा होगा किससे, 1 से, और ये x गुणा होगा किससे, और दोनों को फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 10 से x प्लस में 1y मतलब 10x प्लस y। इसके अंकों को पलट दें तो yx हो जाएगा, तो 10y प्लस में x। एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन, एक और विधि आती है वो आपकी हट गई है आपकी बार। कौन सी विधि थी, पूर्ण वर्ग विधि। तो आपका माइंड कम हो गया आपकी बार, है ना। वज्र गुणन हट गई, दे दो। वज्र गुणन हट गया, हटा दिया क्या, प्रतिस्थापन हाँ वज्र गुणन हट गई है ना। एक और बात बता दूं, मैं वज्र गुणन हटी नहीं है ना, तो इसको भी आपने को पढ़ना है। वज्र गुणन नहीं हटी है, पूर्ण वर्ग विधि हटी है ना। अब आपको ये तीनों विधि पढ़नी है। अब यह आपको कहे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण आपको देंगे।
दो समीकरण में आपको पहला समीकरण उठाना है, इसको पहला नाम दे दो, इसको दूसरा नाम दे दो। पहला समीकरण उठाना है और यहाँ से x या y जो भी आपको देगा उसका मान निकाल लेना है और इस दूसरे समीकरण में रख देना है। इसमें रखोगे, यहाँ से x का मान निकाला तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा, इस y के मान को वापस इसमें रख देना है तो x का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दो ही समीकरण देते हैं, एक्स वाई और अचर पद। सेकंड वाले में भी एक्स वाई और अचर पद। एक्स वाई देना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं एक्स वाई मान रहा हूँ। आपको क्या करना है, या तो एक्स वाले को समान बनाना है या वाई वाले को समान बनाना है। अगर एक्स वाले को समान बना रहे हो तो फिर चिन्ह देखते हैं, अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग नहीं है तो आप चिन्ह चेंज कर दोगे और एक्स वाले को समान बनाया है तो एक्स वाले पद को काट दोगे, वाई का मान आ जाएगा। फिर किसी भी एक समीकरण में वाई का मान रख देना तो किसका मान आ जाएगा। वज्र गुणन विधि आपको बताई नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने नहीं बताई है, तो इसमें एक्स वाई और एक अचर पद अलग अलग लिखा जाता है, उसके बाद ये सोल्व होती है, तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो पार्ट 4 में द्विघात समीकरण नाम है पार्ट 4 का, और एक उदाहरण है इसमें, उदाहरण नंबर 1। और उदाहरण नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, एक तो है जॉन और जीवंती के पास कंचे वाला, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और एक है उद्योग वाला, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाओ आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं सर, आपने एक सूत्र बताया था बी स्क्वायर माइनस ए। इसमें तीन कंडीशन लगती है, वो तीनों कंडीशन हमें जाननी है। वो तीन कंडीशन क्या क्या होती है मेरे को तो पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको बता चुका। आपको खुद को पता होनी चाहिए तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, उनमें अस्तित्व होता है कि नहीं होता, सेकंड वाले में होता है कि नहीं होता, कौन सी में होता है कौन सी में नहीं होता। तीन कंडीशन होती है, वो हम जान लेंगे। एक तो जीरो से बड़े वाले के लिए, एक जीरो से छोटे वाले के लिए, एक जीरो के बराबर के लिए। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो यहाँ सर दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, यहाँ पे दो क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। मैंने क्रमागत निकालने का तरीका अच्छे से बता रखा है। पूर्णांक आपको समझ जाने हैं कि प्लस वाली संख्या है, क्यों, क्योंकि इसने धनात्मक बोला है, तो 1 2 3 4 ऐसे होंगी। अच्छा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। तीन के बाद चार कब आएगा, जब सर तीन में एक जोड़ेंगे। दो के बाद तीन आएगा, कैसे आएगा, सब दो में एक जोड़ेंगे। अगर मैंने पहला x माना है तो दूसरा कब आएगा, जब सर x में एक जोड़ेंगे, तीसरा x में दो जोड़ेंगे, फिर x में तीन जोड़ेंगे, ऐसे लगातार हो जाएंगे। जांच करना है कि समीकरण ये द्विघात है या फिर नहीं है, तो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, सर उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और समीकरण पूछ रहा है तो बराबर में क्या होना चाहिए, 0। अगर बराबर में 0 नहीं है इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है। हमें क्या निकालना है, समीकरण। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। द्विघात है कि नहीं है, तो अगर अधिकतम घात 2 होगी तो हम कह देंगे द्विघात है, और अधिकतम घात 2 नहीं है, 3 है, 1 है, 5 है, 10 है, तो हम कहेंगे द्विघात। तो ये बोलो क्वेश्चन आप तैयार कर लाओगे क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो आप, है ना। कितने पार्ट, 4 पार्ट। इधर देख लो या इधर, 4 ही है ये, टोटल 8 मत कर देना इनको, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन लिख लो और अब आगे वाली क्लास आप ले लो, और सोमवार से साइंस की बुक भी आप लेके आओगे। बोलो कोई दिक्कत है, कल तो संडे है ना बेटे। अब 2 दिन की मैंने इसलिए दी थी, तो देखो 2 दिन आप आते भी नहीं, मैं बुलाता तो आते भी नहीं, क्योंकि एक दिन तो रक्षाबंधन थी। अब केशव तो कल गया था रक्षा वो बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए, पूछ लो चाहे, है केशव कल गया था ना। अब मेरे को ये पता नहीं चल रहा ये राखी बांध के आया है क्या भाई, कि तूने बांधी ये राखी, फिर तो तू मम्मी चली जाती, क्या क्या लेके आया है वहां से, 1100 की तो जुआरी बता रहा था सुबह मेरे को, और 2 कपड़े की ड्रेस। लब फीस तो दे दे फिर, अब लेके आया है तो अब निकालेगा नहीं।